मैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर कर लिया था लगभग। उसमें छोटी छोटी बातें बची हैं, तो मैं एक बार वो बातें जो है ना आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपको फार्मूला चार्ट भेजा हुआ है, तो फार्मूला चार्ट में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे अगर x डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, y डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर x डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो इस तरह से होता है। इसको हमने लिखा था E इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिखा था हमने। अगर यहाँ माइनस के एक्स लिखा था, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अगर यहाँ प्लस के एक्स लिख देते तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाती। ये हमने आपको वहाँ पढ़ाया था, कहाँ पे? 11वीं क्लास की वेव मोशन में। 11वीं क्लास की वेव मोशन में क्या पढ़ाया था? अगर कोई वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, और अगर माइनस एक्स में कर रही है तो प्लस के एक्स होगा, राइट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये कहा था कि अगर ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, ये वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम एक्स और जेड के अंदर ग्राफ बनाएं, तो ये एक्स है, यहाँ पे जेड एक्सिस ले लीजिए। ग्राफ ऐसा ही होगा, सेम फेज में होते हैं ई और वाई, ई और बी जो है, और आपका जो बी आएगा वो बी आएगा आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। ओके, हमने आपको जो है एक बात 11वीं क्लास में बताई थी, उसको मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ दोबारा से। 11वीं क्लास में मैंने आपको इस तरह की इक्वेशन जब थी, तो इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, डेल्टा 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू v स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर एंड डेल 2y अपॉन डेल x स्क्वायर। इस तरह की चीज बताई थी बेटा। आज मैं इसी चीज को यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के लिए लिख दूंगा, यानी कि डेल 2e अपॉन डेल 2t स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, राइट। इट इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आएगी, है ना, डेल 2e अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आएगा, और डेल 2b अपॉन डेल टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2b अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कोई खास बात नहीं है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको 11वीं क्लास की वेव वाली बातें पता होनी चाहिए। पूरी वेव वाली बातें पता होंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये वेवलेंथ होगा इतना, है ना। आपको पता होगा कि एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, राइट। और आपको ये भी पता होगा कि वेलोसिटी और स्पीड जो है वो ओमेगा अपॉन के होता है, ये वाली बात भी आपको पता लगेगी। और c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ये भी चीज़ आपको पता लगेगी। ये सब कहाँ से आ रही है? 11वीं क्लास के वेव मोशन में ऐसे आ रही है, यानी हमने कोई जोरदार बात नहीं की है। यहाँ हमने जो बात की है वो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर एक बात आपको पढ़ाई है, वो पढ़ाई है C बराबर E अपॉन बी, C इक्वल टू E अपॉन बी, ये हमने आपको पढ़ाया है ना। और E इक्वल टू बी सी एक ही बात है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सब चीज़ें पढ़ाई है। मैंने कल आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था C अपॉन वी। C को हमने कहा था 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और V को हमने मीडियम में वेलोसिटी कहा था। मीडियम वाली वेलोसिटी आई थी 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कुल मिला के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था वो आपका आया था अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था कल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, राइट, ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आपको हमने कल बता दी थी, ओके। अच्छा, मैंने ये भी कहा था आपको कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसके ऊपर काफ़ी सवाल है, अभी हम करेंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये मैंने आपको बताया था कि E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है, E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है बेटा। ये हमने कल आपको, जैसे अभी मान लो
आपका जो है ना वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो ई आपका वाई डायरेक्शन में है और बी आपका जेड डायरेक्शन में है। तो देखिए ई क्रॉस बी का अगर केवल वेक्टर प्रोडक्ट करिए आप, तो ई क्या है आपका जे कैप है और बी क्या है आपका के कैप है। तो जे कैप क्रॉस बी के कैप क्या होगा, आई कैप आएगा। इसका मतलब ये आई कैप डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा। तो ये आप प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है ना वो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, फॉर्मूला चार्ट में वैसे कुछ है नहीं इसके फॉर्मूला चार्ट में वैसे कुछ होना भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट हमने बताया था आपको, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए जो है ना आप ये वाली चीज़ याद रखें, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके लिए आप एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी आप याद रखें, बस इतना काफ़ी है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी आप याद रखें। या अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक स्टेप के अंदर कैलकुलेट हो जाता है। आई डी जो है ना उसको आप डी क्यू अपॉन डी टी रखिए। एक्चुअल में ये रेट ऑफ चार्ज वेरिएशन है, और इसको जब आप लिखेंगे इंटर्न तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सिग्मा इंटू ए क्यू को। फिर सिग्मा को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, तो आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हैं और ए। अब एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो जब एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालेंगे तो आपके पास में ये डी अपॉन डी टी, ये फाई इलेक्ट्रिक आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ये आपका आई डी हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी हमें आवश्यकता क्या पड़ गई, इस ज़िंदगी में आवश्यकता क्यों पड़ गई डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअल में देखिए कंडक्शन करंट वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है वो स्पेस में होता है, फ्री स्पेस में। अब फ्री स्पेस में हम कंडक्शन करंट तो बहा नहीं सकते, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए उस एनालिसिस के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट काम में आया। तो जैसे आपका जो एम्पियर्स लॉ था ना, बी वेक्टर डॉट डी एल, आपको ध्यान होगा उसमें हमने लिखा था म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये दोनों हमने लिख दिए, ठीक है, लिख तो दिया। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है फ्री स्पेस के अंदर होती है या वाइब्रेटिंग चार्ज के कारण होती है, वहाँ पर कोई सर्किट नहीं होता है। तो सर्किट नहीं होता है तो वहाँ आई सी जीरो होता है, इन जनरल आई सी जीरो होता है। अगर आई सी जीरो है तो क्या होगा, इफ आई सी जीरो, तो फिर आपके क्या आ जाएगा, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल इट इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डी। अगर आई सी जीरो है तो आपके ऐसा ही आएगा, ये ऐसा ही आएगा, राइट। तो इसलिए ये आप इसको कर सकते हैं। और ये एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया। कल हमने आपको और फिर ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस बताई थी, तो ये कोई खास बात नहीं है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस आपको समझ में आएगी। एक तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी वाला, एक गॉस लॉ मैग्नेटिज्म वाला, एक फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में हम क्या करते थे, ई बराबर माइनस डी फाई मैग्नेटिक अपॉन डी टी करते थे। देखो कितने आराम से आसान बातें हैं। इसको हम लिख देंगे इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, राइट। तो देखिए मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस है ना, उसमें से 2 तो है ना जो वॉल्यूम इंटीग्रल है और 2 लाइन इंटीग्रल है। अब बताओ वॉल्यूम इंटीग्रल कौन कौन से हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल यानी एरिया इंटीग्रल है। एरिया का मतलब है कि वो क्लोज स्पेस बन जाएगा। लेंथ को जब लाइन इंटीग्रल होता है तो वो एरिया बन जाता है। बात को समझिए एक बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ये क्या है। देखिए सबसे पहले जो आपका गॉस लॉ था वो था ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये एरिया है बेटा, यानी कि स्मॉल एरिया को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लोज्ड एनक्लोज सरफेस के लिए। इसको हमने कहा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है ना एक्चुअल में वॉल्यूम इंटीग्रल है, यानी कि एक सरफेस एरिया का इंटीग्रल है, ये सरफेस एरिया का इंटीग्रल है, राइट। दूसरा वाला जो था इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये भी आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसका मतलब 3 डायमेंशनल इंटीग्रल है ये। जबकि जो आपका ये वाला इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल, ध्यान दो, इट इज इक्वल टू स्मॉल ई, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई मैग्नेटिक अपॉन डी टी, फैराडेज लॉ, ये आपका लाइन इंटीग्रल है, ये आपका लाइन इंटीग्रल है। और जो चौथा वाला आपका जो इंटीग्रल है वो भी लाइन इंटीग्रल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बी वेक्टर डॉट डी एल, यानी इसके अंदर क्या होगा, लाइन इंटीग्रल होगा तो सरफेस बनेगा, एक लूप बनेगा, उसके अंदर क्या होगा,
एक एनक्लोज सरफेस बनेगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा उसके अंदर। ये आपका जो था म्यू नॉट IC प्लस ID होता था, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन करेंगे तो IC 0 होगा, है ना, क्योंकि वहाँ हम कंडक्शन करंट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। सर्किट नहीं होगा तो कंडक्शन करंट की क्या बात करोगे, तो वहाँ पे केवल ID ही आएगा, और ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। बस खत्म, ये 4 इक्वेशन। लेकिन आपको यहाँ इक्वेशन लिखते टाइम ध्यान दीजिए, टेक्निकली हमें IC को ऐड करना चाहिए, है ना, क्योंकि होता तो है ही भाई, एम्पियर लो तो पूरा तभी बनेगा, है। वो बात एक अलग है कि फिर नेक्स्ट स्टेज पे आप इसको 0 लिख दीजिए। फंडामेंटली तो आपको उसको लेना ही पड़ेगा, टेक्निकली आप मना नहीं कर सकते, राइट। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए इक्वेशंस आपकी जो है मैंने बता दी हैं सारी। एनर्जी के बारे में मैंने कल बहुत डिटेल में बात करी थी, और एक्चुअल में इस चैप्टर में है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना वो एनर्जी के ही बन रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड है। तो देखिए एनर्जी के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैंने E को जो कहा था ना वो ERMS कहा था, और इसको हमने कहा था E0 अपॉन √2। इसी तरीके से अपॉन √2। इसी तरीके से B को मैंने BRMS कहा था, इसको हमने कहा था B0 अपॉन √2। ये सब बातें हमने करी थी, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर अगर अपन एनर्जी की बात करें तो UE इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, ये आएगा बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ERMS है एक्चुअल में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है। एंड दिस इज इक्वल टू U मैग्नेटिक, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। दोनों फॉर्म में एनर्जी होती है ना बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, और ये बराबर होती हैं दोनों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एनर्जी। तो ये आएगा आपका B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट, ये एक्चुअल में BRMS स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट है। ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। अगर आप U टोटल लेते हैं तो दैट इज टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये आपको पढ़ाया था कल मैंने, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बात पढ़ाई थी आपको। अच्छा, अब ये टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने ली थी ना, मैं इसके बारे में अगर बात करूं तो ये आपके दोनों मिल करके आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों मिल करके आएंगे ये। और जब ये दोनों मिल करके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एक ही बात है, दोनों इक्वल आएंगी। ये आपका U आ गया बेटा, ओके। अच्छा, अब देखिए इस U को हम है ना कैसे कैसे घुमा फिरा के लिख सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं U को लिखने के। देखिए U इक्वल टू, चलो वो फिर या चलो लिख ही लो आप, E स्क्वायर है, E स्क्वायर को आप E इंटू E लिख सकते हैं। E को आप क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, E को आप BC लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट E को आप लिख सकते हैं BC, क्योंकि E अपॉन B बराबर आपका C होता है। अब E क्रॉस B को कल हमने क्या बताया था, बताओ आपको, ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट E इंटू B, ये क्या था E इंटू B। तो E इंटू B जो था ना आपका, अगर आप इसकी बात करें तो ये जैसे E इंटू B है और ये C है, तो कल हमने पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन किया था, एक पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन किया था। तो पॉइंटिंग वेक्टर में क्या था, पॉइंटिंग वेक्टर में था S वेक्टर। मैं 1 मिनट के लिए आपको पॉइंटिंग वेक्टर याद दिला दूँ कल वाला। S वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो आप, केवल मैग्नीट्यूड की बात करो। S वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने कहा था I होता है, वो E इंटू H B अपॉन म्यू नॉट होता है, राइट। तो आपके पास में E इंटू बी क्या आ जाएगा, I इंटू म्यू नॉट। तो आप यहाँ पर I इंटू म्यू नॉट लिखिए और इसको इंटू C कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा I इंटू C, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये 1 अपॉन C स्क्वायर आएगा, तो ये I अपॉन C हो जाएगा। आप देखिए क्या हुआ है, U बराबर I अपॉन C।
तो आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। देखिए आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मैं अगर टेक्निकली डिफाइन करूं, जो कि आपकी फंडामेंटल डेफिनेशन है, तो वहां से भी यही एक फॉर्मूला आता है। देखिए कैसे आता है, आई इक्वल टू किसी की भी इंटेंसिटी ऑफ कोई भी वेव हो जी इस दुनिया की, इंटेंसिटी ऑफ वेव और ईएम वेव। तो इंटेंसिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को हम लिखते हैं m इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए टी। ये आपको मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में ये m क्या है? m एक्चुअल में मास नहीं है, ये इफेक्टिव मास है। एक्चुअली जो लाइट वेव होती है वो मासलेस होती है, उसका कोई मास वगैरह नहीं होता, लेकिन उसके इफेक्टिव मास आता है। इफेक्टिव मास कैसे? मोमेंटम होता है उसके अंदर, यानी किसी भी चीज़ पर गिरती है तो प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, मोमेंटम अप्लाई करती है, तो इसलिए इफेक्टिवली हम मास मानते हैं, और वो E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर होता है, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। अब ये m इंटू सी है ना, इसको मैं m इंटू सी अपॉन ए टी लिख सकता हूँ। अब m इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? P मोमेंटम लिख सकते हैं, तो मोमेंटम अपॉन सी ए टी ये आ गया। यानी कि आप देखो I इक्वल टू क्या क्या हो गया है भाई, सोचना पड़ेगा थोड़ा। I इक्वल टू हो गया है यू सी, यू इंटू सी यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं तो I इक्वल टू क्या? U इंटू सी हो गया। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो I इक्वल टू, ये सब बकवास लिखते जाओ, तो P C अपॉन ए टी आ गया। I इक्वल टू पी सी अपॉन ए टी आ गया। अब देखो ये आपके पास में P अपॉन टी एंड C अपॉन ए आ गया, C अपॉन ए आ गया। ये P अपॉन टी पता है क्या होता है? P अपॉन टी मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू सी। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर अपॉन सी, प्रेशर अपॉन सी। आप चेक करो जरा, नहीं प्रेशर, अरे ये सी तो ऊपर होगा ना, मैं नीचे क्यों ले गया इस सी को? प्रेशर अपॉन ये एप, हाँ सही है, ये प्रेशर इंटू सी आएगा बेटा। एक मिनट जरा, प्रेशर इंटू सी, ये पी पावर नहीं है, प्रेशर है। इसका मतलब आपका जो प्रेशर का फॉर्मूला जो आया है, प्रेशर, वो आ गया आई अपॉन सी। अब आई अपॉन सी को जो है ना, आप क्या लिख सकते हैं? आप केवल यू लिख सकते हैं। ये मैंने कल बताया था आपको, और कल मैंने आपको ये दो तरह की बातें बता दी थी कि अगर मान लीजिए आपका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस है, ये सब बातें हमने आपको बताई थी। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमने कल बताया था आपको। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आपको पहले तो ये बताया था नॉर्मल इंसिडेंस ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि लाइट 90 डिग्री पर आवे, परपेंडिकुलर आवे। नॉर्मल इंसिडेंस ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। सरफेस ये आया था, तो ये आपका पता है प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर आपका U के बराबर आएगा या I अपॉन सी के बराबर आएगा, क्योंकि I बराबर यू सी होता है ना। अब बाकी बातें अलग हैं, आप I बराबर क्या क्या लिखते हैं वो एक अलग चीज़ है। देखिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो नॉर्मल इंसिडेंस आपका फिर डबल हो जाएगा। इंसिडेंस ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका प्रेशर जो है डबल हो जाएगा, ट्वाइस यू हो जाएगा, ट्वाइस यू हो जाएगा। अच्छा डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड का मतलब होता है कि हमने कोई एंगल बना करके नहीं भेजा है,
एट रैंडम भेजा है लाइट को सरफेस के ऊपर, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस। डिफ्यूज्ड इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि नो एंगल, कोई हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं भेजा है, एट रैंडम भेजा है, तो एवरेज पावर आएगी वहाँ पर। और जो एवरेज पावर होती है एक्चुअल में क्या होती है, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस में एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है चारों तरफ, और फिर हम उसको U/3 लेते हैं एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, एब्जॉर्बिंग सरफेस है ना, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके लिए 2U/3 लेते हैं, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है ना। अच्छा, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जैसे ये पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह तो बता ही चुके थे। पॉइंटिंग वेक्टर जो है एक वेक्टर है जो कि इंटेंसिटी को भी शो करता है और किसको शो करता है, प्रोपगेशन को भी शो करता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमने आपको बताया था E×H, इसकी जो वैल्यू होती है वो इंटेंसिटी के बराबर होती है, और E×H जो है अपने आप में डायरेक्शन है, H जो है वो B/μ0 है। ये सब चीज़ें हमने आपको कल बता दी थी। अब मैं आपको जो है ना एक स्पेसिफिक एंगल पर अगर लाइट आ रही है, क्योंकि हमने जैसे नॉर्मल इंसिडेंस की बातें कर ली और डिफ्यूज्ड इंसिडेंस की बातें कर ली, अब हम किसी स्पेसिफिक एंगल के बारे में बातें कर लें थोड़ा सा। तो देखो, स्पेसिफिक एंगल के बारे में मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो ये एक सरफेस है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी मज़ेदार बात है, आपको जो है ना समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लो यहाँ से कोई पाइप लाइन आ रही है, पाइप आ रही है, राइट, और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। समझने की कोशिश करना है इसको, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसमें से मान लो कोई फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड की वेलोसिटी V है बेटा, तो V वेलोसिटी का फ्लूइड इस पाइप लाइन के अंदर से आ रहा है, तेज स्पीड से आ रहा है। अब ये आपका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो जब ये फ्लूइड यहां से आ रहा है तो यहां आकर के ये फ्लूइड यहां गिरेगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया A है बेटा, लेकिन यहां पर आपका एरिया बढ़ गया है। आप देखिए, ये एक्चुअल में ये एरिया है पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये है। इसका मतलब पाइप तो इस पानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से आ रहा है, फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से आ रहा है, लेकिन यहां आकर के ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया है। यानी कि एक्चुअल में आपकी पाइपलाइन से पानी इस एरिया पर नहीं गिर रहा, इस एरिया पर गिर रहा है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसको नॉर्मल कहता हूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं थीटा, राइट। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान दीजिए आप, A is क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लो, राइट। अच्छा, अब बताइए आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लो हो गया, तो एरिया ऑफ स्ट्राइक, एरिया ऑफ स्ट्राइक क्या होगा? एरिया ऑफ स्ट्राइक क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर नहीं है। एक्चुअली देखिए, ये मैं बता रहा हूँ अलग पेन से, एरिया ऑफ स्ट्राइक बेटा ये तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो दूर से आ रहा है, लेकिन ये आपका एरिया ऑफ स्ट्राइक है। आप इस बात को समझिए जरा, ये एरिया ऑफ स्ट्राइक, इसे हम A डैश कह सकते हैं। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे ध्यान रखो, राइट। तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एरिया ऑफ स्ट्राइक इज A/cos थीटा। बस आपको ये वाली बात समझ लेनी है कि ये कैसे हुआ। बात बड़ी सिंपल सी है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखो बेटे यहाँ पे अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, और ये एंगल थीटा है, तो नेचुरल है कि फिर ये जो है, ये अगर पाइपलाइन है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये A है तो नेचुरल है कि ये A/cos थीटा होगा, है ना। दिस इज एरिया ऑफ स्ट्राइक। अच्छा, अब देखिए, कोई भी फोर्स निकालते हैं ना अपन, तो फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। तो मैं निकाल रहा हूँ फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, P/T। P/T, P क्या होता है जी? P होता है मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, mv/t,
मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, चलो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन टी इंटू वी, ये मास होता है। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लो। अब देखिए, अब यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लो आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लो आएगा, है ना। तो ये एरिया ऑफ फ्लो आएगा, और ये क्या आएगा? एक्स, और ये आएगा रो, और ये आएगा वी, और ये आएगा अपॉन टी, राइट। एक काम करते हैं अपन कि चलो करो इसको, तो एक्स अपॉन टी है ना, तो ये क्या आएगा? एफ बराबर ए रो वी स्क्वायर, ए रो वी स्क्वायर आएगा। एक्स अपॉन टी को वी लिखेंगे, ए रो वी स्क्वायर आएगा। लेकिन अब ये एक बात है ना, ये ए रो वी स्क्वायर तो इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया। आपको पता है क्या होगा? चलो मैं इसको दोबारा कर ही देता हूँ। एक्चुअली फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है ना। देखिए, फोर्स इक्वल टू हम लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बेटर है ये लिखें। डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी होता है P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब देखिए, ये आपका यहां से मोमेंटम आ रहा है, ये P1 है, P1 है, फिर यहां से ये वापस जाएगा, ये P2 होगा। अगर रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग है तो ये आपका P2 होगा, और वो P1 है। अब ये P2 एंड P1 है, तो अगर P1 के मैं दो कंपोनेंट करूं, एक आएगा P1 cos थीटा, P1 cos थीटा ये वाला कंपोनेंट है ना, और एक इधर की तरफ आएगा P1 sin थीटा, राइट। अच्छा, यहां क्या लेंगे तो क्या होगा? यहां पर ये P अपोजिट हो जाएगा, माइनस P cos थीटा हो जाएगा। थीटा तो वही रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये P sin थीटा आ जाएगा। इस तरह के काफ़ी सवाल आपने 11th क्लास में किए हैं। तो यहाँ पर चेंज क्या आएगा? चेंज आएगा ट्वाइस P cos थीटा, अब आएगा सर ट्वाइस P cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक्चुअली ये अगर रिफ्लेक्शन है तो ट्वाइस लाना था, एब्जॉर्प्शन है तो ट्वाइस लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये ट्वाइस डेल्टा टी, P को लिखेंगे वही बात पुरानी, अभी जो थोड़ी देर पहले लिखी थी ना। क्या लिखी थी थोड़ी देर पहले? मास इंटू वेलोसिटी, और कॉस थीटा रहने दो। तो देखिए आप, ट्वाइस अपॉन डेल्टा टी, मास को लिखिए आप ए एक्स रो इंटू वी कॉस थीटा, ये बेटा इस तरह से होता है, राइट, अपॉन, बस ये ठीक है। अब आप इसे लिखेंगे एफ इक्वल टू, तो क्या आएगा? ये ट्वाइस ए रो वी स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपने उस समय देखा होगा, कब? 11th क्लास में ये हमने करवाया था। आज हम यही कैलकुलेशन लाइट के लिए करेंगे, सेम कैलकुलेशन लाइट बीम के लिए करेंगे। तो देखिए, ईएम वेव आ रही है तो वो भी बीम के फॉर्म में आती है, राइट। ये सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर। ये फोर्स आया बेटा, फोर्स आया तो देखो प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर आएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर आएगा वो आएगा ट्वाइस ए रो वी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन एरिया। क्या है? एरिया है ए अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 2 रो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पता है क्या हुआ? यहाँ पर हमने एक पानी की बीम भेजी है या फ्लूइड की बीम भेजी है, और ये फ्लूइड की बीम आकर के टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। हम यही कैलकुलेशन जो है ना लाइट के लिए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे? बिल्कुल हम लाइट के लिए सेम कैलकुलेशन करेंगे कि मान लो ये आपकी दीवार है, यहां से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है। जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर ए है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो बट नेचुरल है कि ये एरिया क्या होगा? दिस एरिया ऑफ स्ट्राइक, दिस एरिया ऑफ स्ट्राइक विल बी ए अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पे बीम ऑफ लाइट आ रही है बेटा, बीम ऑफ लाइट आ रही है। चलिए, तो इसका प्रेशर बताइए कितना होगा? मैं बताता हूं। इसका प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम अपॉन टाइम, और फिर फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्रेशर निकलेगा, राइट। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपकी ये जो लाइट आ रही है इसका मोमेंटम क्या होगा?
इसका मोमेंटम होगा P इक्वल टू m इंटू सी। ये आपका मोमेंटम आ गया। अब ये जो मोमेंटम आया है यहाँ से, तो इसमें कितने फोटोन आ रहे हैं? बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं। हमने ये जो m लिया है ये इक्विवेलेंट मास ले लिया कि साहब आ रही है वहाँ से लाइट, वहाँ से मास आ रहा है, तो ये P है। अब ये P जो है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी है आपकी, एनर्जी जो है ना, जिसको आपने कहा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो आपका पीसी था। अभी अभी हमने कहा m इंटू सी स्क्वायर को क्या कहा आपने? पीसी कहा, पीसी कहा। और ये जो अगर आप एनर्जी जो आ रही है इसको आप लेते हैं तो ये कंप्लीट एनर्जी है जो भी आ रही है किसी टाइम t के अंदर। अब आपके पास में p आ गया, तो p को आप क्या लिख देंगे? p को आप लिख देंगे E अपॉन सी, E अपॉन सी। अच्छा, एनर्जी को आप क्या लिखेंगे अगर एनर्जी डेंसिटी लेनी है तो देखिए P इक्वल टू E अपॉन सी है ना बेटा। अब एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ U इंटू वॉल्यूम, ये बात, बस यही गेम था यहाँ पे, U इंटू वॉल्यूम। अब ये U इंटू वॉल्यूम जो है, U क्या है आपका? U आपका वही है क्या थोड़ी देर पहले जो किया था I अपॉन सी, I इक्वल टू UC था ना, तो U है आपका I अपॉन सी, तो ये आपका I अपॉन सी स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम क्या होगा आपका? वॉल्यूम होगा आपका एरिया इंटू एक्स, तो फिर आपका ये x अपॉन टी आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा ना, तो वॉल्यूम आपका एरिया इंटू एक्स आएगा। अब इस एरिया को आप क्या कह देंगे? इसको कह देंगे आप I अपॉन सी स्क्वायर, ए है, और x को आप क्या कह देंगे? x को आप c इंटू टी कह देंगे, c इंटू टी कह देंगे, क्योंकि इसी टाइम पे वो x आएगा। अब आप देखिए ये क्या हुआ है आपका ये हुआ है I a अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ है c और यहाँ है t, तो आपका क्या हो गया? c से c कैंसिल, और अब आप लिख सकते हैं p अपॉन टी। p अपॉन टी बराबर f आया, p अपॉन टी बराबर f आया, और ये आपका आया है I a अपॉन सी, करेक्ट, I a अपॉन सी। अच्छा, अगर मान लो ये रिफ्लेक्टिंग है, तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक बात आ गई कि अगर ये P है, ये मोमेंटम आ रहा है यहाँ से, तो मोमेंटम आ रहा है तो इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट आएंगे, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा। P sin थीटा कभी बदलेगा नहीं, P cos थीटा चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर एक cos थीटा हमें अप्लाई करना चाहिए। तो एक्चुअल में जो फोर्स आएगा ना, अगर केवल एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो ध्यान दीजिए, F एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो एब्जॉर्बिंग कि जो लाइट आ रही है उसको केवल एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो ये आएगा बेटा फोर्स। अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो देखिए क्या आया, एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो बस यही है आपका P cos थीटा अपॉन टी आएगा। ध्यान दो, क्योंकि जो मोमेंटम आया है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट वही उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा, तो P cos थीटा, तो इसका मतलब ये आ गया I a अपॉन सी, और ये cos थीटा आ गया, ये आपका फोर्स आ गया, करेक्ट। अच्छा, एब्जॉर्बिंग आ गया। अब प्रेशर एब्जॉर्बिंग के लिए क्या आएगा? देखिए ये तो फोर्स आया एब्जॉर्बिंग के लिए, प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर फॉर एब्जॉर्बिंग, प्रेशर फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, प्रेशर फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस आएगा I a अपॉन सी, कॉस थीटा तो है ही। अब आप इसमें एरिया का भाग लगाओ तो एरिया आपका a अपॉन कॉस थीटा और आएगा, यानी कुल मिलाकर के आपके पास में आ गया ये I अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए है, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा के लिए प्रेशर आया है, प्रेशर आया है। तो ये सब चीज़ें अभी अपन और भी करेंगे, हालांकि इस चैप्टर में शायद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मैं अब आपको बताऊं, जैसे हम रे ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, रे ऑप्टिक्स के बाद में फिर हम फोटोन वगैरह ये सब भी पढ़ाएंगे, आपको जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ाएंगे। तो इनमें ये सब कैलकुलेशंस काफ़ी सारी हैं और मस्त कैलकुलेशंस हैं, मतलब कुछ इसमें है नहीं है, वहीं से आ रही काइनेमेटिक्स से और डायनेमिक्स से ही आ रहा है सारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए ये सब करने के बाद में अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। नहीं, एक मिनट, एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने एक टेबल निकाल के रखी है आपके लिए, एक मिनट जरा। ये टेबल देखिए आप, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है और ये आपकी एनसीईआरटी में है, ये टेबल एनसीईआरटी की बुक में ये टेबल बनी हुई है।
तो मैंने वैसे तो ये जो टेबल है ना, ये अप्रोक्सीमेट टेबल है, इसको एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हमने NCERT में से ले ली कि जिससे क्या है कि वो जो हमारे NCERT वाले मानते हैं वही चीज़ें हम देख लें, है ना। मैंने आपकी जो है ना फॉर्मूला चार्ट में भी दिया है ये सब। देखो EM रेडिएशन वेवलेंथ, तो वो लगभग यही होगी, थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंस हो, सेम ना हो। जैसे वॉयलेट लाइट, विजिबल लाइट 7.8 तक दिया है, जबकि इन्होंने 400 नैनोमीटर से लेकर के और इन्होंने यहाँ तक दिया है, तो ये थोड़ा सा अलग दिया है इन्होंने। हमने 3800 से वहाँ पे 7.8 तक दिया है। आप देखिए ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ आपके फॉर्मूला चार्ट के अंदर बनी हुई है, तो वो आप देख लीजिए एक बार प्लीज़। राइट, देखा आपने। तो ये आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की टेबल है, यहाँ पे वेवलेंथ है। सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग, मोस्ट एनर्जिक जो रेज हैं वो गामा रेज होती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होती हैं और पार कर जाती हैं मोटी मोटी सीमेंट की दीवारों को भी। ये गामा रेज होती है। एक्स रेज भी स्टील की दीवारों को पार कर जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज भी थोड़ी सी खतरनाक ही होती है। विजिबल लाइट जो आपकी आंखों से दिखाई देती है बहुत छोटी सी रेंज में होती है विजिबल लाइट। इंफ्रारेड जो है ये थोड़ी विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ वाली होती है। माइक्रोवेव और भी कम वेवलेंथ वाली होती है। एक्चुअल में ये हीटिंग इफेक्ट वाली वेव होती हैं, ध्यान दीजिए। इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव ये हीटिंग इफेक्ट वाली वेव होती है। एक्चुअल में ये एब्जॉर्ब होती हैं मटेरियल से। तो ध्यान दीजिए, विजिबल लाइट बहुत कम एब्जॉर्ब होती है मटेरियल से, और अल्ट्रावायलेट भी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, एक्स रेज भी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, गामा रेज भी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है गामा रेज का। अब देखिए, गामा रेज बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं, एक्स रेज बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए इनसे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, है ना। गर्म नहीं होता, मतलब ये इससे मटेरियल गर्म नहीं हो जाता। आया और आर पार निकल गया, एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। गर्म कब होगा? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कोई भी चीज़ हीटिंग इफेक्ट तब होएगा जब एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ये इंफ्रारेड और माइक्रोवेव जो है ना, ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। इनसे चीज़ें गर्म हो जाती हैं। जैसे आपके माइक्रोवेव ओवन है, तो माइक्रोवेव में क्या होता है, आपका जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें गर्म हो जाती हैं चीज़ें, तो वो गर्मी हीट की। शॉर्ट रेडियो वेव्स में फिर यहाँ पर ये जो है ना, इनमें हीटिंग इफेक्ट कम होना चालू हो जाता है। टेलीविज़न और FM रेज में कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं आती। लॉन्ग रेडियो वेव जो मोबाइल की रेज होती हैं आपकी, इनमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। राइट, ये आपको याद रखना चाहिए। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड कलर की होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होती है। राइट, ये सब चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूँ। क्वेश्चंस जो है ना, एक मिनट ज़रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला आप जो है इसका क्या बोलते हैं, HC वर्मा का खोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखिए 40.1, सबसे पहले पेज नंबर 333 देखिए, HC वर्मा का 333 पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू। देखो ना, इसमें कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, ये तो होता ही है। जो कंडक्शन करंट होता है ना, उसके बराबर ही आता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट, अलग अलग आता ही नहीं है। इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो यहाँ से जब चार्जिंग स्टार्ट होती है तो जो कंडक्शन करंट आता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, दोनों सेम ही होते हैं। इसके अंदर इसको सॉल्व करने की, शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, बेकार का इजी क्वेश्चन। इजी क्या मतलब, बस बिना देखे ही कर दो ये तो, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना एक बार। 40.1 ये एग्जाम्पल 40.1 था, पेज नंबर 333 पर। इसके बाद देखिए आगे 40.2, पेज नंबर 335। तो 40.2 पेज नंबर 335 ऑफ HC वर्मा, और ये है एग्जाम्पल 40.2, चैप्टर 40 है ना, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस, वेव इज गोइंग इन x डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन y डायरेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इन वेव एंड इट्स डायरेक्शन। क्या देखो, ये भी क्या बात है। ये लो जी,
आपको हमने पढ़ाया था E अपॉन बी बराबर सी, E अपॉन बी बराबर सी पढ़ाया था। बस आपका आ गया सी, आ गया आपका बी आ गया, बी इक्वल टू E अपॉन सी। बस यही आपका आंसर है। इन्होंने E दे रखा है कितना, E दे रखा है इन्होंने 600, C कितना दे रखा है 3 × 10⁸ तो ये आपका बी आ गया टेस्ला। ये आपका आंसर है। ये मैक्सिमम ही आएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम दे रखा है इसलिए मैक्सिमम आएगा। चलिए, डायरेक्शन नेचुरल है कि अगर प्रोपगेशन जो है एक्स डायरेक्शन में है और ई जो है आपका वाई डायरेक्शन में है तो वो जेड डायरेक्शन में आएगा। इसलिए देखिए कितने इजी सवाल हैं ये। आगे देखिए, इसमें सवाल ये कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड 40.3, देखो आप इसी पेज पर 40.3 एग्जाम्पल देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एनर्जी कंटेंट इन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। वेरी गुड। देखो ये है एक्चुअल में एक अच्छा सवाल है। और ये क्या कर रहे हैं, एक आपको वॉल्यूम दे दिया है, तो आप सबसे पहले यू लिख दीजिए। यू इज एनर्जी डेंसिटी, यू इज एनर्जी डेंसिटी। बेटा एनर्जी डेंसिटी हमने अभी अभी आपको बताया कि टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। टोटल एनर्जी होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ERMS करना पड़ेगा इसको, एप्सिलॉन नॉट इंटू ERMS। ई इक्वल टू ERMS है बेसिकली, तो हम कर देंगे इसमें एप्सिलॉन नॉट ERMS यानी ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। ERMS ई नॉट अपॉन √2 होता है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यू बराबर आया, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2 और ई स्क्वायर इन्होंने दे रखा है 50, है ना, ई नॉट, ये ई नॉट स्क्वायर 50 का स्क्वायर दे रखा है। ये आपका यू आया है बेटा। आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी आ जाएगा यू इंटू वॉल्यूम, यू इंटू वॉल्यूम, क्योंकि यू एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए तो आपका एनर्जी डेंसिटी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2 इंटू दिस 50 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 कर दोगे आप बाद में, और 50 सेंटीमीटर लेंथ है यानी 10⁻⁻2 कर दोगे। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी, राइट। चलिए, ये आपके पास में टोटल एनर्जी आ गई। इसके बाद देखिए फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव डिस्कस्ड इन एग्जांपल दिस। इंटेंसिटी चाहिए जी, तो ये लो इंटेंसिटी आ गई आपके पास। ध्यान दो, जब आपके पास यू आ गया ना तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी आई इक्वल टू होता है यू इंटू सी। बस इसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी, राइट। हाँ, कुछ करना धरना नहीं है, आप उसको इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, अब देखिए वर्कड आउट एग्जांपल्स। वर्कड आउट एग्जांपल्स जो है ना SC वर्मा जी के, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे पहला, देखो आप HCV का पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर है 337। ये सारे सवाल इजी होते हैं, बस अब ये समझ लो कि जो लंबे सवाल होते थे ना उसका ज़माना अब ख़त्म है। अब ये सब सवाल एक दोनों लाइन में होंगे। अब थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन वो कैलकुलेटिव होंगे, सवाल खतरनाक नहीं होंगे, है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D चार्ज बाय ए कांस्टेंट करंट I। इज चार्ज बाय ए कांस्टेंट करंट I। अच्छा, ओके। कंसिडर द प्लेट ऑफ सरफेस एरिया A/2 पैरेलल टू द प्लेट्स एंड ड्रॉन सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड अ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया। बस देखो, एक बात सुनो जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह दी थी कि अगर कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तो जो कंडक्शन करंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। अब अगर आपकी कैपेसिटर की प्लेट का एरिया A है तो आपका करंट I दे रखा है इन्होंने, तो दे हैव गिवन एरिया A फॉर एरिया A, फॉर A करंट इज I। तो भैया अगर आधा हो गया तो करंट आधा हो जाएगा, इसमें क्या बात है, देखना। हाँ, इसमें तो मतलब ऐसा कुछ करने के लिए है ही नहीं जी, IC बराबर ID होता है। अब देखो एक बात सुनो, जैसे मान लो ये आपका कैपेसिटर है, इसका प्लेट का एरिया A है, अब आपका करंट यहाँ से आ रहा है, अब ये कह रहे हैं कांस्टेंट करंट आई, कुछ कर दिया होगा इन्होंने जुगाड़।
अब ऐसे तो खैर हालांकि होता नहीं, लेकिन अब इमेजिनेशन की बात है ना, इमेजनरी क्वेश्चन है। हो गया आपका आई, राइट। अब ये आई जो है ये एरिया, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई जो है वो पूरे एरिया का है। अगर आधा एरिया ले लेंगे तो आधे का I/2 हो जाएगा, चौथा ले लेंगे तो उसका I/4 हो जाएगा, उसी हिसाब से बटेगा वो, है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है होता तो उसके बराबर है, लेकिन वो एरिया वाइज मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखो इसका जरा, एस सी वर्मा जी का पेज नंबर 337 पर क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन हैज वेवलेंथ दिस। अच्छा, आपकी बार इन्होंने लैम्डा दिया है। देखो अब ये है ना, सच में आपको वहां ले जाने लग गए, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर पहुंचा दिया, तो लैम्डा वाली बात कर दी अब इन्होंने। कोई बात नहीं, 5.0 मिलीमीटर है बेटा लैम्डा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन एंड इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 30 वोल्ट मीटर। ठीक है जी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 30 वोल्ट पर मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। राइट सुटेबल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है जी, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है ना, तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान देना अब आप सावधान हो जाओ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई नॉट को मैं लिख दूंगा 30 और साइन को साइन लिखूंगा। अब ओमेगा होता है बेटा 2π/T, 2π न्यू लिख दो, है ना, 2π न्यू लिख दो, 2π न्यू, और टी है आपका, है ना, माइनस के को लिखेंगे आप 2π/λ इंटू एक्स, ये आपके आएगा। इन्होंने लैम्डा दे रखा है आपको, लैम्डा दे रखा है तो न्यू निकाल दूं मैं, बिल्कुल। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए C बराबर होता है न्यू लैम्डा, C इज 3 × 10⁸। आपका न्यू आ जाएगा 3 × 10⁸ तो 3 × 10⁸ यानी कि 5 मिलीमीटर यानी 10⁻³ तो आप देखिए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 × 10⁻10, है ना। मैं गलत कर सकता हूँ, मतलब आप मेरी बात को ऐसे सच मत लीजिएगा, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। 30 साइन 2π कॉमन ले लो आप, यहाँ से 2π कॉमन निकाल दो जी। अब देखिए आप न्यू है 6 × 10⁻10 इंटू टी माइनस x/λ, लैम्डा है 5 × 10⁻³ बस खत्म, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ई आ गया बेटा, ये क्या आ गया आपका ई आ गया। देखना जरा ये दे रखा है क्या आंसर। अब वो तो लिखने का अपना अपना तरीका है, उसमें कोई खास बात नहीं है। आप इसको जो है ना ओपन करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। सी की वैल्यू लिखिए आप 3 × 10⁸, है ना, तो वो एक्चुअल में आंसर आपका आ जाएगा, राइट। चलिए बी को आप लिखेंगे ना, देखिए अब ई नॉट आपके पास में है तो बी नॉट क्या आएगा, बी नॉट आएगा आपका E/C, है ना। तो इसमें आप सी का भाग लगा दो बस यहीं पर, तो आपका ये BZ आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना BZ आएगा। आप इसमें सी स्पीड ऑफ लाइट का भाग लगाएं तो 30/3 × 10⁸, बस यही आपका आंसर है। बाकी साइन ये पूरा का पूरा ऐसे एज सच रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कुछ भी। ठीक है जी, हाँ। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लाइट बीम ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग द वाई डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, तो देखो एक बात सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बड़े आराम से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स में तो कुछ सोचना समझना है ही नहीं। F इलेक्ट्रिक फोर्स तो Q ही होता है, तो Q आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे ही रखा है, तो वो तो आप निकाल ही लीजिए, उसमें कोई खास बात है ही नहीं। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर। मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या है, कुछ नहीं, Q V×B खत्म। V भी लिख दो जी आप, क्या आएगा V×B, E तो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वेलोसिटी आपको दे ही रखी है, B कितना आएगा, B आएगा आपका E/C। ये ध्यान रखो, देखिए C बराबर होता है E/B,
ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो B बराबर E अपॉन सी। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो निकाल लीजिए आप। मेरे को क्या करना है इन सवालों में, बस ऐसे ही है, कुछ खास दमदार बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दमदार बात तब आएगी जब एनर्जी का मामला आएगा। एनर्जी और एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेशर का मामला आएगा, तब आएगा सवाल जोरदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का आप, है ना, मतलब एग्जाम्पल 4 है ये, HC वर्मा का एग्जाम्पल 4 है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 338। देखिए, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए लेसर बीम ऑपरेटिंग एट 4 मिलीवॉट। बस देखिए जी, 4 मिलीवॉट जो है ना, इसकी मतलब ऑपरेशनल पावर है, और 60 सेंटीमीटर लेंथ में हमें एनर्जी चाहिए। भैया पावर दे रखी है, एनर्जी चाहिए, तो पावर इक्वल टू द एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। देखो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। पावर इन्होंने दे रखा है कितना? 4 मिलीवॉट, 4 मिलीवॉट 10 की पावर -3, ये दे रखा है। हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अच्छा टाइम चाहिए। अब टाइम में आप लिख दो, एक काम करो, टाइम को तो आप S अपॉन टी लिख दो, X अपॉन टी, X अपॉन V, सॉरी X अपॉन V, टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लो टाइम निकाल रहा हूँ मैं। X कितना दे रखा है इन्होंने लंबा? इन्होंने दे रखा है 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 × 10 की पावर -2। स्पीड होगी 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, ये बात है असली बात। तो देखिए एनर्जी आपकी आ जाएगी पावर इंटू टी, पावर इंटू टी, ये एनर्जी आ जाएगी। पावर आपकी दे रखिए 4 × 10 की पावर -3, टी आपका है बेटा 60 × 10 की पावर -2 अपॉन 3 × 10 की पावर 8। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपकी एनर्जी आएगी, जूल में आएगी एनर्जी, क्योंकि हमने सब कुछ जो है ना ऐसा यूनिट में रखा है, तो जूल में आएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट किस में आ रही है ना। देखना इनका क्या आंसर आ रहा है, 2 और 8, हाँ 8 तो आ गया, ठीक है, यही आंसर है, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एग्जाम्पल 5 HC वर्मा का। तो एग्जाम्पल 5 जो है HCV का, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस। देखो बेटा, लाइट इस इंटेंसिटी की है, तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, बस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इंटेंसिटी दे रखी है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो इधर I इक्वल टू होता है UC बेटा, U बराबर होता है ε0 E स्क्वायर इंटू सी। एक्चुअल में ये E स्क्वायर जो ना RMS होता है, ये ध्यान रखना, E RMS स्क्वायर। इन्होंने क्या पूछा है अपने से? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है क्या? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ध्यान दो, एम्पलीट्यूड पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ε0 तो ε0 ही रहेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है E0 स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे आप इसको C। बस ये E0 स्क्वायर पूछा है इन्होंने, I दे रखा है इन्होंने, I इन्होंने दे रखा है आपका 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। पूरी ऐसा यूनिट है, वॉट पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है, चिंता की कोई बात है नहीं। अब आप सब कुछ ऐसा यूनिट में रख दीजिए। 8.85 × 10 की पावर -12 इंटू E0 स्क्वायर अपॉन 2, C इज 3 × 10⁸, इट इज इक्वल टू 2। बस आपका E0 स्क्वायर आ जाएगा, E0 स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आपका E0 भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितने आसान सवाल है ये, है ना, एकदम मस्त सवाल है। इसी तरह के सवाल आपके NCERT में भी हैं, है ना। हाँ, सब सवाल एक ही कंसेप्ट से हो रहे हैं, NCERT के भी यही सवाल हैं, है ना। देखिए NCERT का जो एग्जाम्पल 8.1 है ना, 8.1 जो एग्जाम्पल है ना, वो एक्चुअल में चार्जिंग से रिलेटेड है, कैपेसिटर की चार्जिंग से। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि dQ/dt निकालना पड़ेगा। देखिए NCERT का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो है ना, आपको एक बार मैं बता देता हूँ। जो NCERT का फर्स्ट एग्जाम्पल, NCERT का देखिए एग्जाम्पल 1 जो है NCERT का, पेज नंबर 273 पर, इसमें इन्होंने क्या कह रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस दिस हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस एट t = 0 इट इज कनेक्टेड टू चार्जिंग
सीरीज रेजिस्टेंस दे दिया इन्होंने, बिल्कुल रेजिस्टेंस दे दिया, इसका मतलब इन्होंने है ना एक तरीके से आपको टाइम कांस्टेंट दे दिया, कैपेसिटेंस भी दे रखा है, टाइम कांस्टेंट मिल गया आपको। अक्रॉस अ 2 वोल्ट बैटरी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब देखो ये जो है ना ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी, आपको पता है क्या करना है इसके अंदर, क्यू की तो आपको इक्वेशन लिखनी है। क्यू क्या आएगा, क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी। टी सी आपका आर सी आएगा, आपको आर दे रखा है, सी दे रखा है, आप निकाल सकते हैं आर सी, कोई खास बात है नहीं। अब देखिए आपका जो आई आएगा ना वो आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी आ जाए। अच्छा, जैसे ही आपके पास में आई आ गया डी क्यू अपॉन डी टी, अब ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट है उसकी पूरी रेडियस जो है ना, पूरी रेडियस 1 मीटर है। इसका मतलब एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी पाई मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो पूरी प्लेट का एरिया हो गया। लेकिन अब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो पूछा है वो केवल r/2 पर पूछा है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड केवल आपको r/2 पर पूछा है इन्होंने। तो अब r/2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो करंट है ना वो ID लेना पड़ेगा वहां तक का, केवल कितना डिस्प्लेसमेंट करंट केवल उसी एरिया का लेना पड़ेगा। यानी I तो आपका पूरे का आएगा, ये वाला तो कंप्लीट एरिया का आएगा। ये वाला जो I आएगा ना आपका dq अपॉन dt करके, ये तो पूरे एरिया का आएगा, कंप्लीट एरिया का आएगा। अब आपको इसमें जो एरिया दे रखा है ना जिसके बारे में बात करनी है, तो एरिया अप टू पी पॉइंट, देखिए डायग्राम देखो इनका, अप टू पी पॉइंट, तो ये पाई इंटू r/2 आएगा 1/2, यानी आपका ये एरिया आपका चौथाई हो गया। इसका मतलब ये करंट चौथाई होगा, तो जो एक्चुअल करंट है ना उसका चौथाई करंट होगा ये ID आपका चौथाई करंट हुआ। अब आपके पास में ये ID जब चौथाई करंट आ गया, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इस ID के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको। इन्होंने कहा है ना, एक मिनट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट आफ्टर दिस टाइम। अच्छा, टाइम भी दे रखा है तो आप टाइम की वैल्यू लिख देंगे, वो तो वहाँ पर जो है ना टाइम की वैल्यू लिख देंगे 10⁻³ तो जो भी आएगी। वैसे मेरे को लग रहा है TC भी 10⁻³ आएगा, ये भी 10⁻³ आएगा, तो वो कट जाएगा एक, है ना। तो एक टाइम की केवल वैल्यू सीधे dq अपॉन dt वही आ जाएगा जो q है, राइट। अब आपके पास में ये आ गया, तो ID इक्वल टू I/4 है आपके पास। जब ID इक्वल टू I/4 है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जो ID है उसको आपको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, ये आपके पास में आएगा। इससे आपके पास phi e आकर के आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा E अपॉन C। घूम फिर करके वापस वहीं आना है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका E अपॉन C हो जाएगा, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पूछ लेना, मतलब क्लास के अंदर बता देंगे। अब काफ़ी आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि हमने इसमें एक तरीके से चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया। और बाकी देखिए आपके ये जो है ना, बाकी एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ये सब वही एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर चुके हैं अभी तक, राइट। और ये सारा जो है इन्होंने दे दिया, चैप्टर इतना सा ही है, बस ख़त्म हो गया चैप्टर, राइट। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके जो है ना आप HCV के सारे सवाल कर लीजिए, NCERT के सारे सवाल कर लीजिए, और इसके अलावा हमारी DPP कंप्लीट कर लीजिए, ये पूरा कर लीजिए आप पूरा, राइट। जल्दी से जल्दी कर लो, फिर हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हम 2-3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम ज़रा इनको कर लें। एक मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने जो आपसे कहा था कि हम वो देंगे आपको क्या, 5-7 क्वेश्चन देंगे एनालिटिकल उसके, तो वो एक्चुअल में मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। एक्चुअल में उस तरह के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, मतलब बनते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि वो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं ना। अब इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन कौन करेगा, और एग्जाम में आते नहीं हैं, मतलब आपके ना तो एडवांस में आएगा और ना आपके ये आएगा, क्योंकि वो एनालिटिकल सॉल्यूशंस जो हैं उसके अंदर हमें पूरा उसकी इक्वेशन सब बना करके सॉल्व करना पड़ता है, तो इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, लेकिन है अप्रोच वही, करना वैसे ही चाहिए उसको, जैसे हमने एक सवाल किया था ना, छोटा सा, बिल्कुल जरा सा किया था, वही करना चाहिए, मेथड वही है। यानी अपनी तरफ से ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपका कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में, बिल्कुल डिसाइड मत करो, करने दो, सर्किट डिसाइड करेगा अपने आप,
ठीक है, चलिए ओके, नमस्ते।